हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं टारगेट आरएस प्रोग्राम। जैसा आप सबके साथ कमिट हमने किया था, इसमें इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 600 क्वेश्चंस के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हम इसमें आपको क्वेश्चंस भी देंगे और मॉडल आंसर्स भी देंगे। डेली हम 10 क्वेश्चंस इस पर पोस्ट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उस हिसाब से आप उसको वीडियोस को देखें और डेली ये 10 क्वेश्चंस पोस्ट करे जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी, जो हमारा GS 1 में यूनिट 3 में है। ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग है। अगर हम देखा जाए, अगर इसमें हम ज़्यादा इनपुट डालते हैं, अच्छे से इनपुट डालते हैं, तो इसके आउटपुट अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमने क्वेश्चन लिया है डी संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन आपका एक टॉपिक है, उसी टॉपिक्स का एक सब टॉपिक निकल के आता है डी संस्कृताइजेशन। अब डी संस्कृताइजेशन के मायने क्या है? अब ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है। 2 मार्कर आपका 20 शब्दों में आता है, तो आपके पास शब्दों की कमी रहती है, तो इसमें हमें कीवर्ड्स पे खेलना होता है। अब कीवर्ड्स में खेलने के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखना जरूरी है। अब वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। एक सेकेंड। It's a process of social change wherein social groups lay claim to the backward status rather than higher status. Some of the claim a backward status in state matters and forward status in society. अब मैं आपको इसको मायने समझा देता हूँ। डिसंस्कृताइजेशन का मतलब ये है कि कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो स्टेट क्या करता है, कई प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया, जॉब रिजर्वेशंस हो गए। तो अलग अलग तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन के तहत कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। उन प्रिविलेजेस को पाने के लिए कई सोशल ग्रुप्स क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि भैया हम भी बैकवर्ड हैं, हमें भी वो स्टेटस दो। जैसा कि प्राय अभी देखा भी गया है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा पटेल कम्युनिटी और मराठा कम्युनिटी। इवन दो वो काफ़ी हायर स्टेटस पे हैं अपने सोशल हिरार्की में, लेकिन उन्होंने क्लेम किया है कि भाई हमें भी रिजर्वेशन का बेनिफिट दो। आपको पता होगा कि संस्कृताइजेशन का मतलब ये होता था कि कई सोशल ग्रुप्स ऐसे होते थे जो इकोनॉमिक रूप से तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाते थे, लेकिन उनको हायर स्टेटस क्लेम करने के लिए, जब वो हायर स्टेटस क्लेम करना चाहते थे तो वो क्या करते थे, कई सारी प्रैक्टिसेस जो हायर कास्ट वाले करते थे वो प्रैक्टिसेस को अपनी सोशल ग्रुप में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते थे कि जो टी टोटलर बन जाते थे, यानी लिकर का सेवन बंद कर देते थे। कई लोग डाउरी को लेना चालू कर देते थे क्योंकि वो अपर कास्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती थी। दैट वाज संस्कृताइजेशन। पर संस्कृताइजेशन के उल्टा एक डिसंस्कृताइजेशन का कंसेप्ट आने लगा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टेट क्या हो जाए, जो मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न स्टेट का मतलब है जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संविधान के तहत कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव अफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से कई लोग क्लेम करते हैं और उस पर डिसंस्कृताइज करते हैं, मतलब अपने आप को लोअर दिखाने की कोशिश करते हैं। संस्कृताइजेशन में हायर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसंस्कृताइजेशन में लोअर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये तो बात हुई कंसेप्ट की। अब बात करते हैं कि इसमें लिखना क्या है। अगर 2 मार्कर का आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और इन चीजों को अंडरलाइन करना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो दिया गया था, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, उसमें दिया गया था। और ये कंसेप्ट लिखा था एमन श्रीनिवासन ने ही ये कंसेप्ट दिया था और इस बुक में दिया था। अगर आप ये 2 चीजें और लिखते हो तो आपके मार्क्स और तेजी से बढ़ जाएंगे। आपको 2 मार्कर में 2 में से 2 भी दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, और हिंदी में भी अगर हम देखते हैं तो यही कंसेप्ट था, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ये लिखना बहुत जरूरी है कि सोशल चेंज में एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें अगर आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मराठा और पटेल समुदाय भी अपने अपने राज्यों में जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो डिसंस्कृताइजेशन का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन। ये भी आपका टॉपिक दे रखा है नए सिलेबस के अनुरूप। इस क्वेश्चन में वेस्टर्नाइजेशन का क्या कंसेप्ट है? वेस्टर्नाइजेशन है, इट रिफर्स टू द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब जो 150 साल का जो ब्रिटिश रूल था, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, उसी कंसेप्ट को, उसी इफेक्ट को पढ़ने के कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल, हमने मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ा। फॉर एग्जांपल, पहले हम एम्फेसिस करते थे आश्रम व्यवस्था को, कि गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। फिर मॉडर्न एजुकेशन आई, जैसे एलोपैथी आप मान लो, एक आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ, एलोपैथी हो गया।
हैं, नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया, राष्ट्रवाद का कंसेप्ट आया, ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो आया इसे वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन जो एक सोशल प्रोसेस है, उससे इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन अगर 2 मार्कर आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी स्क्रीन पे दी है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूं तो ये 150 साल के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें लिखना जरूरी है। और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है जजमानी सिस्टम। ये भी 2 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है। अब ये जजमानी सिस्टम डायरेक्टली आपके टॉपिक में नहीं दे रखा, लेकिन हम सब टॉपिक में घुसे हैं क्योंकि जजमानी सिस्टम हमारे कास्ट का एक बहुत बड़ा रूप हुआ करता था। पहले आपको प्राय देखा होगा कि जो मनी एक्सचेंज जो सिस्टम था, मनी एक्सचेंज जो होता था, ये तो 150 सालों की या 200 सालों का लास्ट का रिसेंट फिनोमिना है। अगर हम उससे पहले जाते हैं तो विलेज क्या थे? सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। आपस में वहां पे कोई अपने डिफरेंट कास्ट अपनी अपनी ऑक्यूपेशन करते थे, ठीक है। माली अपना काम करता था, ठीक है, पुरोहित अपना काम करता था, वहां पे ठाकर अपना काम करता था, डोमिनेंट, सबके अपने अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने एक ऑक्यूपेशन बने हुए थे। अब वो अलग अलग कास्ट अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे एक दूसरे को। उसी प्रोसेस को जजमानी सिस्टम कहते हैं। अब ये 2 मार्कर का आता है तो हमें कैसे लिखना है? 2 मार्कर का आता है कि द जजमानी सिस्टम और यजमान सिस्टम इट वाज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये लिखना जरूरी है, इट वाज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। मोस्ट नोटेबली फाउंड इन विलेजेस ऑफ इंडिया इन विच लोअर कास्ट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फॉर अपर कास्ट एंड रिसीव्ड ग्रेन और अदर गुड्स इन रिटर्न, ठीक है। तो ये होता था जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में क्या होता था कि जो लोअर कास्ट होती थी वो कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करती थी अपर कास्ट के लिए, विलेज सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ठीक है। अब जजमानी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और होता है कि जो लोअर कास्ट होते थे उनको कमीन कहा जाता था, उनको कामीन कहा जाता था। और वो जो लोअर कास्ट होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हायर कास्ट हो गई, ये तो हो गई जजमान, ये वर्ड आपने सुना भी होगा। और लोअर कास्ट होती थी उनको बोला जाता था कामीन। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल। लोअर कास्ट को बोला जाता था कामीन और हायर कास्ट को बोला जाता था जजमान। तो जजमान क्या होते थे कि यहां से कामीन उनको कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे और उसके बदले जजमान इनको ग्रेन या कोई भी और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो वहां पे उस समय जब मनी एक एक्सचेंज सिस्टम नहीं होता था कि हर मनी से कुछ काम हो रहा होता था, तो विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम था। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों के आने से पहले, मुगल काल में अगर चलते हैं तो जजमान सिस्टम काफी प्रोमिनेंट हुआ करता था और कास्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। तो इस पे से क्वेश्चंस आना बहुत स्वाभाविक है। इस पे सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज जजमान सिस्टम और जजमान सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं थी। अब ये 2 मार्कर का आता है तो केवल हमें डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में हमें उस कंसेप्ट को समझाना है और 2 शब्दों का प्रयोग करना है, जजमान और कामीन, ठीक है। उनके बीच में क्या संबंध हुआ करते थे उस कंसेप्ट को समझाना है जजमान सिस्टम के तहत, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब कल्चरल हीट्रोजेनाइजेशन क्या होता है? अब देखिए, हीट्रोजेनाइजेशन का मतलब होता है विषमता। काफी डिफरेंसेस हैं अगर हम बात करें कल्चर में। कल्चर की बात करें, अगर हम इंडिया को एक एंटिटी लेते हैं, इंडिया नेशन में ही देखें, काफी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर मिलेंगे। सपोज करो आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट कल्चर है। कल्चर का मतलब होता है वहां पे पहनावा अलग है, वहां पे अगर आप देखा जाओ तो लैंग्वेज अलग है, वहां पे आप देखा जाओ तो उनके मैरिजेस अलग तरीके से होती हैं, उनके राइचुअल्स अलग होते हैं, उनके कस्टम्स अलग हैं, उनके ट्रेडिशन अलग। सिमिलरली हम साउथ इंडिया जाते हैं तो अब भी आपको कल्चर अलग मिलते हैं। तो आप पग पग में अगर जाते हो, इफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस पूरे राजस्थान में भी आप ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस तो हैं ही, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आप ईस्टर्न राजस्थान की बात करो और वेस्टर्न राजस्थान की बात करो तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे। उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं कल्चर हीट्रोजेनाइजेशन। अब कल्चरल हीट्रोजेनाइजेशन के कंसेप्ट पे भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, ठीक है।
तो what is cultural heterogenization? When globalization leads to each culture becoming more different and distinctive, it is called cultural heterogenization. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपने अपनी डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कल्चरल हीटरोजेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट्स डिफरेंट निकलने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैकडी में जाते हो तो मैकडी में महाराजा बर्गर अगर आपको मिलता है, एक्चुअली बर्गर इज अ कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न, मैकडी का कंसेप्ट है, लेकिन जब वो इंडिया में आया तो इंडिया के कल्चर के साथ इनकॉर्पोरेट होकर एक नया डिफरेंट कल्चर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब टू डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं तो उनमें एक कल्चरल क्लैश होता है और एक कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, तो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आजकल कई सारे म्यूजिक हैं, कोक स्टूडियो में भी आपने सुना होगा, जो लोग सुनते हैं उसमें भी कई सारे ऐसे म्यूजिक्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जैज म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक्स को इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक के साथ उसको मर्ज किया जाता है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल हीटरोजेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? ये पहले इसकी पेस कम होती थी, लेकिन रिसेंट 300-400 सालों में इसकी पेस और तेजी से बढ़ रही है। अब तो और तेजी से बढ़ रही है विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, विद द एडवेंट ऑफ आईटी, एंड जितना ज़्यादा फ्री फ्लो होने लगा है उससे कल्चर हीटरोजेनाइजेशन और डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। अब एक पांचवा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फीचर्स ऑफ कास्ट। ये क्वेश्चन पहले भी आरपीएससी सीधा पूछ चुका है, 2 नंबर का। इस कंसेप्ट में सीधा आपको मार्क्स लेने हैं, इसको वर्बाटिम मतलब एज इट इज, जैसे हम संज्ञा सर्वनाम की डेफिनेशन बचपन में याद करते थे वैसे ही इन चीज़ों को याद करना है और उनको वहाँ पे कॉपी में उतार के आना है। इसमें हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 2 में से 2 मार्क्स चाहिए, तो इसमें जो आपको यहाँ दे रखा है वही चीज़ आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में रिप्रोड्यूस करके आ जाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि कंसेप्ट मतलब जो फीचर्स ऑफ कास्ट किसने दिए थे। तो जैसे हमने बात करी थी, एम एन श्रीनिवास एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, सोशियोलॉजिस्ट है, उनका नाम लेना जरूरी है। इसी तरह जीएस घुरे साहब ने फीचर्स ऑफ कास्ट दिए थे, ठीक है। उन्होंने ये दिया था कि उन्होंने फीचर्स ऑफ कास्ट दिए थे। ये चीज आपको लिखना जरूरी है एग्जामिनेशन में, ये आपका आधा मार्क्स बढ़ाएगी। ये आपका आधा, जैसे किसी ने अगर केवल फीचर्स लिख दिया और किसी ने फीचर्स के साथ ये सोशियोलॉजिस्ट का नाम भी लिख दिया तो उनके मार्क्स सीधे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फीचर्स ऑफ कास्ट। फीचर्स ऑफ कास्ट में क्या होता है, हिरार्की होती है। हिरार्की का मतलब हो गया पदानुक्रम होता है कि हम एक सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं जिसमें कहा जाता है कोई अपर कास्ट का माना जाता है और कोई लोअर कास्ट का माना जाता है। एक हिरार्की, एक लैडर बना हुआ है, एक सीढ़ी बनी हुई है, उसमें डिफरेंट कास्ट ग्रुप कहीं ना कहीं अपने आप को हायर कास्ट का स्टेटस मानते हैं, कोई लोअर कास्ट का स्टेटस मानता है। पर एक जनरल फिनोमेना है, कुछ लोग अपर कास्ट में हैं, कुछ लोग लोअर कास्ट में, तो एक हिरार्की होती है। दूसरा होता है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है इंटरकास्ट मैरिजेस आज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर आप देखा जाएगा लोग कास्ट में एक्सोगैमी नहीं करते, इंटरकास्ट मैरिजेस आज भी बहुत कम होती है। तो कास्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है एंडोगैमी। दे आर एन एंडोगैमस ग्रुप। एंडोगैमस ग्रुप का होता है कि वो एक कास्ट सेम कास्ट वाले से शादी करेगा, किसी और कास्ट से शादी नहीं करता है। जनरली ये रूल होता है, ठीक है। दूसरा होता है हेरिडिटरी स्टेटस। बचपन में अगर आपने लोअर कास्ट में बर्थ ले लिया या हायर कास्ट में बर्थ ले लिया तो वो कास्ट आपके साथ आपके मरण तक चलती है, ठीक है। आपके साथ मरण तक वो कास्ट चलती है। इसमें जो पैदा हो रहे हैं उनका कोई रोल होता नहीं कि वो अपने स्टेटस को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कितना ही पैसे कमा ले किस सिस्टम में, लेकिन कास्ट के हिसाब से अगर उनको देखा जाएगा फीचर्स के हिसाब से तो वो हेरिडिटरी स्टेटस में नीचे ही होंगे या ऊपर होते हैं। वो कास्ट के जो नॉर्म्स है उस पर डिफाइन रखा जाता है, ठीक है। एक होता है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। पहले ये देखा जाता था जैसे बढ़िया कम्युनिटी है, बढ़िया कम्युनिटी व्यापार में अच्छी होगी, क्षत्रिय कम्युनिटी लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को अच्छा करेगी, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी होगी तो ये प्रीस्ट होंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो पहले ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन भी एक इसका फीचर हुआ करता था। जैसे सोनी कास्ट होती है वो जैसे सुनार का काम करती है, ऐसे लोहार होते हैं लोहे का काम करते हैं। इस डिफरेंट कास्ट के एक ऑक्यूपेशन बना हुआ है, तो उनके एक ऑक्यूपेशन से उनको जोड़ के देखा जा सकता है कास्ट सिस्टम को। हालांकि ये जो लिंकेज है वो टूटता जा रहा है। सिमिलरली इंटरकास्ट मैरिज का भी लिंकेज टूटता जा रहा है, पर दीज आर द फीचर्स ऑफ कास्ट जो आज भी प्रोमिनेंट हैं, तो एग्जाम में भी लिखना इनका जरूरी है। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में अगर शादी होती है तो इंटर डाइनिंग नहीं होती थी जनरली। अगर हम गाँव में आज भी देखें तो आज भी आपको उसके कल्चरल सर्वाइवल्स मिलेंगे। हालांकि ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, लेकिन एज ए फीचर्स ऑफ कास्ट दे आर स्टिल
प्रैक्टिसिंग इनकी होती है, कहीं ना कहीं इवेंट्स आप अखबार में इनके पढ़ते भी रहेंगे। एक कल्चर डिफरेंसेस होता है, एक सोशल सेग्रीगेशन होता है। तो ये आपको कीवर्ड्स लिखना इनके जरूरी हैं। हिरार्की हो गया, एंडोगैमी हो गया, हेरिडिटरी स्टेटस हो गया, हेरिडिटरी ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, तो ये चीजें आप हिंदी में भी आपको यहाँ पे दे रखी है, हिंदी में भी इस हिसाब से आपको ये लिखनी है। अगर आप 5 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन और अच्छा करना है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट, और यहां पे आके आप फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं। और ऊपर लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ कास्ट जीएस गोरे साहब द्वारा दिए गए, फीचर्स गिवन बाय जीएस गोरे, जीएस गोरे के द्वारा दिए गए कास्ट के निम्नलिखित फीचर्स हैं। और यहां पे आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, इससे आपका प्रेजेंटेशन और निखर के आएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबलाइजेशन, नए टॉपिक में सीधा सीधा टॉपिक आपको दे रखा है ग्लोबलाइजेशन, तो इसके सीधे सीधे एज ए 2 मार्कर आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन अधिकतर लोगों ने इकोनॉमिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि एलपीजी पॉलिसीज की तहत कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वो तो एक पार्ट है ही, लेकिन सिंस ये सोशियोलॉजी के कंसेप्ट में दिया गया तो हमें सोशल एस्पेक्ट पे इसके बारे में ज्यादा बात करनी है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी। अब यह था कि इंडियन सोसाइटी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंडियन रेफरेंस देना जरूरी है हम आंसर राइटिंग जब करें। दूसरा, हमें सिंस ये सोशियोलॉजी का पेपर है तो हमें ये सोशल एस्पेक्ट लेना जरूरी है। इसके देखिए ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन। पर हम ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी और कल्चर पे क्या असर पड़ता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। ये आपके आंसर को डिफरेंशिएट करेगा एज कंपेयर टू अगर किसी ने केवल सिंपल एक इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख दी। तो ये डेफिनेशन क्या होगी? इट रिफर्स टू द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए 2 कीवर्ड है, सोसाइटी एंड कल्चर, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लिखना जरूरी है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल द टर्म्स, तो ग्लोबलाइजेशन की ये चीजें लिखना यहां पे जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जो पहले क्या होता था कि टर्म आइडियाज का फ्लो, लोगों का फ्लो, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्लो हुआ करते थे। अगर हम बात करें 1718वीं सेंचुरी से पहले, तो पहले लोग एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आज हमें पता है कि यूएस में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जान पा रहे हैं। सोशल मीडिया में मतलब वहां पे क्या कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस्कॉन टेम्पल आज आपको यूएस में भी मिलेगा, कनाडा में भी मिलेगा, कि कनाडा में कई सारे मतलब जो हमारे पंजाब के हैं लोग वो जाके वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको कल्चरल इफेक्ट मिलता है। इंटर एक्सचेंज एजुकेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होने लगा है। रिसेंटली अभी ट्विटर के जो सीईओ साहब थे वो भी इंडियन बने गए हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना है। अब ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना में क्या होता है? इंडियन सोसाइटी और कल्चर पे भी असर पड़ता है, उसी को हमें यहाँ पे डेफिनेशन पे इनकॉर्पोरेट करना है। इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, अगर हम चलते हैं इसमें भी सेम वही करना है। ग्लोबलाइजेशन की आप डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर 5 मार्कर्स में पूछा है, सिंपल आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो, और दूसरा आप एग्जांपल जरूर लिखो कि ग्लोबलाइजेशन के आपको रिसेंट में क्या एग्जांपल दे सकते हैं। और इसके 1000 और मतलब काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन वेडिंग, आपको ये मैं बताता हूँ। डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट वेस्टर्न सोसाइटी में चालू हुआ, धीरे धीरे वो अब यहाँ आने लगा। ठीक है, तो वो हो गया। अब फॉर एग्जांपल सेल्फी कल्चर, सेल्फी कल्चर ये भी एक कल्चर है जो होता है। और एक एग्जांपल आप ये भी लिखें कि इंडियन के जो कंसेप्ट हैं, इंडिया का जो कल्चर है वो बाहर जाके कैसे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, योगा, जैसे हम योगा की अगर बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का ये काउंटर एग्जांपल दिया जा सकता है। तो देखिए डेफिनेशन तो आपको क्या करती है, आपको मार्क्स दिलाती है एज एन स्टैटिक पोर्शन, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं, डेटा हैं और जो फैक्ट्स हैं और जो फ्लो चार्ट है, प्रेजेंटेशन, ये आपके आंसर्स को दूसरे कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है। तो उसी पे हमें वर्क करना है। ठीक है, दैट इज स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का एलिमेंट यही रहेगा कि हमें इस पे वर्क करना है कि हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, हम टेबल कैसे बनाएं,
ठीक है, हम इंडियन मैप कैसे बनाएं, राजस्थान का मैप कैसे बनाएं, और यहाँ पे कल्चर के आयाम कैसे लिखें। तो ग्लोबलाइजेशन पे अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो आप 2 नंबर की एक डेफिनेशन लिखिए, नीचे आप एग्जांपल लिखिए जैसे करके कि भाई ये एग्जांपल है डेस्टिनेशन वेडिंग का जैसे, और आप आसपास के एग्जांपल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप बुकिश एग्जांपल लिखेंगे तो उसका इतना महत्व नहीं आता, आसपास के आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मुझे अभी जहन में आया कि जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग, क्योंकि शादियों का सीजन है तो मुझे एकदम से डेस्टिनेशन वेडिंग याद आया। तो डेस्टिनेशन वेडिंग एक कंसेप्ट हो सकता है कि भाई उसको यहाँ पे रखा जाए। फॉर एग्जांपल प्री वेडिंग फोटोशूट्स हुआ, ठीक है, वो भी एक मैरिज का पार्ट है। मैरिज एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सोसाइटी में, कल्चर में, तो वो किस हिसाब से आपका हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल शादी के बाद लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो पहले क्या होता है इंडिया में ही जाते थे, अब बाहर जाने लगे, तो और कल्चर्स का क्या हो जाए सिंक्रोनाइजेशन होने लगा है। तो बाहर के टूरिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन का। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी देखा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन का। तो सोसाइटी और कल्चर में क्या इफेक्ट है, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप सोशियोलॉजी का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब हम चलते हैं 5 मार्कर्स में, ओरिजिन ऑफ थ्योरीज ऑफ कास्ट। अब कास्ट का दे रखा है, अब ओरिजिन भी दे रखा है, उसमें आप पढ़ेंगे तो फंक्शन, ओरिजिन, नेचर, हर तरह के टॉपिक का इन्होंने विस्तृत रूप से सिलेबस में दे रखा है। तो ओरिजिन ऑफ कास्ट में देखेंगे तो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ओरिजिन ऑफ कास्ट के। देखिए ये नोट्स बनाए गए हैं, ये मैंने ही बनाए। इस ओरिजिन ऑफ कास्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये याद करने में भी आपको आसान होते हैं, नोट्स भी आपके एवरेज फॉर्म में बन जाते हैं। दूसरा आपका इसी फॉर्म में आप वहां जाके प्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो आपका प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा आप स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन कर जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के अलावा आरएस में एक स्पेस का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो स्पेस यूटिलाइजेशन आरएस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आरएस मेंस आंसर राइटिंग में, जो आपको यूपीएससी में इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यूपीएससी में एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करा जाता है। यहां पे इतना एडिक्वेट स्पेस नहीं होता, रूलिंग्स होती हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है। और जिनकी बड़ी राइटिंग है उनको तो ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जिनकी बड़ी राइटिंग है वो तो ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जिनका छोटी राइटिंग है, फॉन्ट साइज वो छोटा लिखते हैं, वो फिर भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो बड़ा लिखते हैं, कई लोग बड़े शब्दों को लिखते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और उनको ऐसा लग सकता है कि मैं इतना लिखना चाहता था पर लिख नहीं पाया। तो उनको ज्यादा इस फ्लो चार्ट और प्रेजेंटेशन पे वर्क करना चाहिए। और प्रेजेंटेशन में वो एक और चीज कर सकते हैं कि वो कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन सेंटेंस फॉर्मेशन पे। 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने की इतनी जद्दोजहद नहीं करनी है, आपको कीवर्ड्स लिखना है। तो आप उसमें ना ग्रामर की, का, हा, हु, हा, इन शब्दों पे आपको फोकस नहीं करना, इज, एम, आर। आपको सिर्फ ये लिखना है, जैसे फीचर्स ऑफ कास्ट में मैंने बताया था। जैसे मैं चलता हूं पीछे, आपको दिखाते हैं। इसमें आपने देखेगी कितना सिंपली आपको एंडोगामी लिखना है। आपको यहां पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे एक कास्ट में अंदर ही अंतर जातीय विवाह करते हैं। पूरा ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये स्टेटमेंट को लिखने जाएंगे तो आपके लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। समझ में आया आपको इस कंसेप्ट का? तो स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस का यूज करना बहुत जरूरी है। अब हाँ, ओरिजिन ऑफ कास्ट। अब ओरिजिन ऑफ कास्ट में कई सारी थ्योरीज हैं। कोई भी थ्योरीज का ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही है या सबसे ज्यादा गलत है। मतलब अभी क्योंकि कास्ट पे स्पेकुलेशन बेस पे थ्योरीज हैं, तो हम पढ़ते हैं थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली तो है कि माइथोलॉजिकल थ्योरी। माइथोलॉजिकल थ्योरीज क्या होती है? माइथोलॉजिकल थ्योरीज होते हैं जैसे हमारे पुराण्स हो गए, मिथ्स में जो लिखा हुआ है, हमारे फोक्स में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उनमें क्या लिखा हुआ है कि कास्ट का जन्म कैसे हुआ। तो अगर हम जाएंगे 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, उसके तहत उसमें लिखा हुआ है कि कास्ट का ओरिजिन कैसे होता है। तो वो अंग के हिसाब से बताया है कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ कास्ट आया है, कौन कौन सा वर्ण किस किस अंग से निकलता है। पर ये बेसिकली वर्ण के लिए है। वर्ण के लिए तो थ्योरी फिर भी ये एक तरह से जायज मानी जा सकती है, लेकिन सिंस ये माइथोलॉजिकल थ्योरी है, इसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, ठीक है। प्रीमाइस ये है वर्ड्स क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो अलग अलग दे रखा है, जैसे मैंने इसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं लिखना किया कि हेड से कौन निकला, या बाहु से क्षत्रिय निकले, लेग से कौन निकला और शूद्र कहाँ से निकले। तो ये 4 और आउटकास्ट कहाँ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किस किस बॉडी पार्ट से ये निकले हुए हैं पुरुषार्थ पे। अब क्रिटिसिज्म क्या है ये लिखना भी बहुत जरूरी। अब देखिए इसमें देखिए 3 चीजों में मैंने डिवाइड करा हुआ है। थ्योरी क्या है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 लिखा हुआ है इसका प्रीमाइस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्रीमाइस क्या है, मतलब ये कहना क्या चाह रही है थ्योरी, ठीक है। 3 इडियट्स वाला कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तीसरा आपका आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी लिखना बहुत जरूरी है किसी भी थ्योरी का। क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो क्रिटिसिज्म क्या है, इट इज ए नॉन साइंटिफिक थ्योरी। नॉन साइंटिफिक का मतलब है
कोई इस पर एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं है, कोई थ्योरी में सर्वे नहीं हुआ है, कोई थ्योरी में कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगाई गई कि भाई आपने किसी का स्टडी करा है फिर आप कंक्लूजन पे निकले हैं। तो ये एक नॉन साइंटिफिक थ्योरी है, ठीक है। और ये क्रिटिसिज्म दिया था एम एन श्रीनिवास ने। और वर्ण इज नॉट एन एम्पेरिकल रियलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वर्ण तो केवल 4 दे रखे हैं, लेकिन आप कास्ट देखोगे तो कास्ट की तो अनगिनत कास्टें हैं, कास्ट तो बहुत सारी है, कास्ट तो फिर जाति की फॉर्म में हो गया। अब इवोल्यूशन देखोगे तो वर्ण तो एक सबको वर्ण में बांटना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया है इंडियन सोसाइटी का। लेकिन इंडियन सोसाइटी को आप देखोगे तो कास्ट में भी, ये सब कास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वर्गीकरण है। जैसे ब्राह्मणों में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्राह्मण्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया कोई गौड़ ब्राह्मण हो गया, कोई आदि गौड़ ब्राह्मण हो गया, कोई गुर्जर गौड़ ब्राह्मण हो गया, कोई मतलब ये मराठी ब्राह्मण हो जाते हैं, कोई अलग अलग तरीके के भी ब्राह्मण में भी सब कैटेगराइजेशन है, वो भी अपने आप को अपना अपना डिफरेंट मानते हैं, वहां पे भी एक हिरार्किकल स्टेटस चलता है। तो आप देखें कैटेगरीज कहीं वर्ण तक सीमित नहीं है, कास्ट तक सीमित नहीं है, कास्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा है। तो ये वर्ण तो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया चीजों का, वर्ण तो एक बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया चीजों का। तो ये हो गया माइथोलॉजिकल थ्योरी नंबर 1। नंबर 2 हो गई ब्राह्मणिकल थ्योरी, ठीक है। ब्राह्मणिकल थ्योरी ये कहा जाता है कि अगर हम ऋग्वेद और उससे पहले के बारे में बात करें तो कल्चर हुआ करता था ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिज्म ने क्या करा, ब्राह्मण लोगों ने अपनी एक सुपरमेसी बनाने के लिए कि ताकि एक हिरार्किकल सिस्टम चले और वो लीगेसी क्रिएट हो जाए, तो अपनी सुपरमेसी बनाने के लिए ब्राह्मणिकल थ्योरी की वजह से कास्ट का एक उद्गव किया था कि भाई कास्ट सिस्टम ये होती है, ये लोग ये होते हैं, हम ऊपर होते हैं, ये लोग नीचे होते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया गया था ताकि वो अपने आप को ज्यादा अच्छा क्लेम दे सके कि हम हायर कास्ट के हैं। तो एक ब्राह्मणिकल थ्योरी है। तीसरी है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी का मतलब यह है कि पहले लोग जिस जिस फैमिली ग्रुप्स में हुआ करते होंगे, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन उन्हें पकड़ लिया। कोई हलवाई बन गया, कोई माली बन गया, कोई है ना, कोई मंदिर का पुजारी बन गया, कोई सैनिक बन गया, कोई सेना में चला गया। तो इनका क्या हो गया, जो हेरिडिटी थी और ऑक्यूपेशन था वो धीरे 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 सिमट के एक फैमिली में रह गया, और वो जो फैमिली बड़ी हुई उसने जाति का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये होगी ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ठीक है। ये नेस्फील्ड ने दी थी, नेस्फील्ड ने दी थी ऑक्यूपेशनल थ्योरी, क्या दी थी, नेस्फील्ड ने दी थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, सुपीरियर कास्ट के बाद तो बेटर ऑक्यूपेशन माना गया, और जो इंफीरियर था, फॉर एग्जाम्पल स्टिल वाल्मीकि कम्युनिटी जो है, दे आर कंसिडर अनटचेबल्स, और वो ही मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब वो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया कि जो लोग वो ऑक्यूपेशन करते जा रहे थे, तो जो खराब मानी जाती थी वो तो लोअर कास्ट में चली गई ऑक्यूपेशन, और जो अच्छा ऑक्यूपेशन था वो हायर कास्ट में हो गया, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म यह है कि पहले भाई कास्ट बनी या फिर ऑक्यूपेशन आया, ऑक्यूपेशन बनी या कास्ट। ये तो कहा जाता है कि ऑक्यूपेशन तो इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कास्टिज्म, कि कास्ट होने की वजह से उसको ये काम करना पड़ रहा है, ना कि वो ऑक्यूपेशन में था इस वजह से उसे कास्ट असाइन हुई है, ठीक है। तो ये तो थ्योरी होगी ऑक्यूपेशनल। तीसरी है रेशियल थ्योरी, ये डीएन मजूमदार ने दी थी। अब देखिए ये वर्ड बहुत जरूरी है, रेशियल थ्योरी दी थी डीएन मजूमदार ने, ऑक्यूपेशनल थ्योरी दी थी नेस्फील्ड ने, और ब्राह्मणिकल थ्योरी और माइथोलॉजिकल थ्योरी तो नॉर्मल है, जो अपने फोक्स और जो अपनी किताबों में लिखी है, जो सुनते आ रहे हैं, जो ऋग्वेदा में लिखी हुई है, ठीक है। डीएन मजूमदार ने क्या कहा था कि जो हायर वर्ण होते हैं वो आर्यन से आए थे। फॉर एग्जांपल ये तो आपने पढ़ा होगा, आर्यंस और द्रविडन्स थे, आर्यंस जब बाहर से आए थे और वो द्रविडन हुए थे। तो ये हो गई हमारी रेशियल थ्योरी। फिर एक होती है गुण बेस्ड थ्योरी। तो 4 थ्योरी लिखना जरूरी है। गुण थ्योरी होता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट गुण होते हैं, ठीक है। तो वो गुण के हिसाब से जो थ्योरी दी गई वो ओरिजिन ऑफ कास्ट है। अब इसमें इतना डीपली नहीं आएगा कि आपसे पूछा जाएगा क्या क्या वेरिएंट होते हैं, सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ कास्ट में क्या क्या थ्योरीज हैं। तो उसमें आपकी मेजरली ये 5 थ्योरीज हैं। पहली हो गई माइथोलॉजिकल, दूसरी आपकी हो गई ब्राह्मणिकल, तीसरी होगी ऑक्यूपेशनल, चौथी होगी रेशियल, और 5वीं होगी गुण थ्योरी, ठीक है। तो दिस आर द ओरिजिन ऑफ कास्ट। इसको इसी तरह से फ्लो चार्ट के तहत इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अब बहुत ही सिंपल टॉपिक है कास्ट वर्सेस क्लास। इसका तो सीधा आपको टॉपिक दे रखा है। अब देखिए कास्ट और क्लास में आपको वेरिएंस बता देता हूँ। कास्ट तो जो सिस्टम हमारा चला आ रहा है काफ़ी पुराना सिस्टम है, जो इंडिया का एक कहीं ना कहीं एक यूनिकनेस है। लेकिन क्लास सिस्टम क्या हुआ है, ये रिसेंट फिनोमिना है। रिसेंट फिनोमिना में क्या हो सकता है कि एक सो कॉल्ड जो इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट के हैं वो हायर क्लासेस को बिलोंग कर सकते हैं। तो क्लास एक ओपन स्टेटस है, लेकिन क्लास भी एक कहीं ना कहीं एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक
पैमाना बनता जा रहा है। जैसे हम सोसाइटी को बांटते हैं ना कि अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये हायर क्लास है। इवन इन वर्ल्ड ऑर्डर में भी एक क्लास सिस्टम बना हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज हायर क्लास की हो गई, डेवलपिंग लोअर की हो गई, और अंडर डेवलप्ड हो गई, फिर लीस्ट डेवलप हो जाती है। तो वो भी एक क्लासिफिकेशन है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि इकोनॉमिकल लेवल पे और प्रिविलेज लेवल पे कहीं ना कहीं सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कास्ट होती है बेस्ड ऑन बर्थ। आप जन्म से मरण तक कास्ट आपके साथ रहती है, और ये बर्थ पे होती है, एजुकेशन पे होती है और वेल्थ पे होती है क्लास में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोअर कास्ट में हो, सडनली कोई लोअर कास्ट में है और उसकी एक लॉटरी लग जाती है वो क्लास में, तो वो उसका क्लास अपग्रेडेशन हो जाएगा। वो अच्छी जॉब कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, और फिर अच्छा स्टेटस पा ले जाते हैं सोसाइटी में, तो उनकी क्लास चेंज हो जाती है। ठीक है, इट इज़ ए क्लोज ग्रुप। क्लोज ग्रुप का मतलब है कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। नॉट एन ईजी फिनोमिना, बट इट इज़ एन ओपन ग्रुप। कोई भी मेरिट बेस में जाके, कोई गरीब बच्चा भी अगर होगा, गरीब कास्ट से भी अगर होता है, लोअर कास्ट से भी होता है, अगर वो उसने कुछ अच्छा लाइफ में कर लिया, वो सीनियर IAS ऑफिसर बन गया है, मतलब उच्च अधिकारी बन गया, या उसने कुछ अच्छी फर्म्स में उसने ज्वाइन कर लिया, तो वो जाके हायर क्लास में जा सकता है। तो वहाँ पे उसको वो एक ओपन ग्रुप हो गया। तीसरा होता है इवन संस्कृताइजेशन इज अनेबल टू चेंज द सिस्टम। संस्कृताइजेशन मतलब होता है कि कास्ट में एक फिनोमेना है कि संस्कृताइजेशन को आपने अडॉप्ट भी कर लिया तो बहुत कम ऐसा होगा कि लोग आपको मानेंगे कि भाई नहीं तुम हायर कास्ट के हो गए। ठीक है, ठीक है। क्लास, जबकि क्लास में बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है अपने आप को, स्टेटस को। ठीक है। चौथा होता है एस्क्रिप्टिव होती है और हेरिडिटरी होते हैं। अब देखिए ये कीवर्ड है, एस्क्रिप्टिव और हेरिडिटरी। ठीक है, बाय बर्थ हो गई हेरिडिटरी, एस्क्रिप्टिव हो गई मतलब ये बर्थ से होती है। ठीक है, ये नॉन हो गई, एस्क्रिप्टिव नॉन हेरिडिटरी हो गई। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे शेड्यूल कास्ट के आप कोई भी एग्जांपल लिख दो, शेड्यूल ट्राइब्स के लिख लो, ब्राह्मणिज्म का कोई कास्ट का आप लिख लो। ठीक है, और क्लास के एग्जांपल कैसे वर्गीकरण होता है, अपर क्लास और लोअर क्लास हो रही। अब देखिए दोनों फिनोमेना सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में देखे जाते हैं, दोनों बेसिस पे डिफरेंशिएशन भी होते हैं। अब इनके फंक्शंस भी हैं, कुछ डिसफंक्शंस भी हैं। बेसिक डिफरेंस लिखना है तो हम इस टेबल फॉर्म में लिख के इस हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो हमें कैसे लिखना है। यहां मैंने इसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन इसको बेटर रहेगा अगर आप इसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस का क्रंच था, इसलिए मैं इसको टेबल की फॉर्म पे इसको नहीं कर पाया। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस, अगर ऐसे कंसेप्ट में डिफरेंस वर्सेस आता है तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है तब आपको हमेशा टेबल का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं आता है लेकिन लिख के तो हमें आना ही है, चाहे उसमें 1 नंबर मिले या 2 नंबर मिले, तब आपको क्या करना है कि उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आंसर राइटिंग का एक टिप हो गई कि आपको किस तरीके से आप आंसर को अप्रोच करना है। ये डिपेंड करेगा आपको किस हिसाब से कंटेंट आता है। बहुत अच्छे से आता है तो उसमें आपको मैक्सिमम लेना है, जो बिल्कुल नहीं आता उसमें भी कुछ ना कुछ लेना है एग्जाम में। तो वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका हो गया। तो वेस्टर्नाइजेशन इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट, बट we need to modernize so that we are able to compete and can keep pace with the fast moving world of the present 21st century. For example, modernization तो ये फिनोमेना हो गया। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्नाइजेशन तो सिंपल हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि 150 सालों में अंग्रेजों के हिसाब से क्या रूल हो गया। मैं आपको एक कंसेप्ट के हिसाब से बताता हूँ। वेस्टर्नाइजेशन एक कंसेप्ट ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल जीन्स पहनना, इंग्लिश बोलना। ठीक है, तो ये तो सीधे हम क्या होता है मटेरियल एस्पेक्ट में कोई चीज़ें लेते जा रहे हैं तो वो वेस्टर्नाइजेशन हो गया सीधा। मॉडर्नाइजेशन हो गया कि हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात करने लग गए हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करने लगे हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं चाइल्ड राइट्स की बात करने लगे हैं, हम कहीं ना कहीं डिसेबल्ड्स की बात करने लगे हैं। दैट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन विद इन द कल्चर रह के भी हो सकता है। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, बेसिकली वेस्टर्न के जो एस्पेक्ट्स है वो सीधा आदमी बिना फिल्टर लगाए उसको कॉपी कर लेता है। मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, थॉट प्रोसेस को काफ़ी खोलता है, खोलने के बाद अपने कल्चर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करता है। वेस्टर्नाइजेशन ब्लाइंड इमिटेशन होता है वेस्टर्न सोसाइटी का। ब्लाइंड इमिटेशन का मतलब होता है कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो कि भाई वेस्ट में हो रहा है तो ठीक हो रहा होगा। मॉडर्नाइजेशन एक सोशियोलॉजी में जो कंसेप्ट है जनरली ये कहा जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक प्रीस्ट भी जो है, एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण भी है वो भी मॉडर्न हो सकता है, एक कंजर्वेटिव वुमेन भी एक मॉडर्न हो सकती है क्योंकि वो विचारधारा में ब्राह्मण मतलब मॉडर्न हो सकती है। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में अगर डिफरेंस आता है तो आप दोनों पहले तो पहला टेबल पे तो दोनों कंसेप्ट लिखोगे, कंसेप्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस हिसाब से समझाना है, आपको एग्जाम्पल देके समझाना है। तीसरा आप पॉइंट में अगर आपको लिखना होता है तो क्या लिखना,
पड़ता है, मॉडर्नाइजेशन हैज ए वाइडर कनोटेशन, इनफैक्ट वेस्टर्नाइजेशन मे बी ए सब प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये तो समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने वेस्टर्न सोसाइटीज में देखा कि भाई वहाँ पे तो इक्वालिटी होती है। जैसे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल से एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमने अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा पहले अडॉप्ट कर लिया इतनी लार्ज डेमोक्रेसी ने। ये हमारा मॉडर्न ख्यालात थे, ये ब्लाइंड इमिटेशन नहीं था। ब्लाइंड इमिटेशन ये था कि हाँ राइट्स होने चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन में कंसेप्ट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। लेकिन महिलाओं को भी अधिकार देना है, दलित कम्युनिटी को भी अधिकार देना है, ये मॉडर्नाइजेशन हो गया क्योंकि हमने ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिनोमेना ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो हमने अपना संविधान बनाया है ये आधुनिकीकरण का इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन में डिफरेंस अगर आता है। वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन आपको देखनी है तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आपको दिखी जाएगी। अब आप आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कास्ट एंड क्लास। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आ सकता है। सीधा सीधा इसलिए आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन भी आपको दे रखा है और कास्ट एंड क्लास भी दो अलग टॉपिक दे रखे हैं। इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके भी आरपीएससी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो इफेक्ट अगर देखा जाएगा ग्लोबलाइजेशन पे कास्ट और क्लास में, इसमें मैं आपके थोड़ा से आपके आंसर्स चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स भेजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि काफी ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि इसमें किस तरीके से उसके इफेक्ट हो सकते हैं। ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। लिखना कैसे है आपको वो बहुत जरूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट में क्या चेंजेस होने लगे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्लास में क्या होने लगे। अब जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट आ रही है कि 1% टोटल टॉप 1% के पास 58% ऑफ वेल्थ है, ठीक है। तो वो क्लास में कैसे डिफरेंशिएशन कर रही है, क्लास के बीच में कैसे दूरी क्रिएट कर रही है। कोविड के दौरान एक देखा गया था, एक थी प्रिविलेज क्लास जो घर में बैठी हुई लॉकडाउन में बैठी हुई थी, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो माइग्रेट कर रहा था साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ। ये हमारे क्लास डिफरेंशिएशन को समझाता है और इसका इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन पे भी देखा गया। दूसरा आपको फिनोमेना बताता हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा किसको हुआ, जो अच्छे फार्मर्स थे, जो रिच फार्मर्स थे उनको ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन जो लघु और सीमांत फार्मर्स थे, जो 86% के फार्मर्स हैं, उनको सबसे कम फायदा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जैसे अगर आपको देना हो कि क्लास में कैसे, कास्ट और क्लास में कैसे होने लगा है, तो क्लास में क्या हो गया कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक कॉन्शियसनेस भी बढ़ती जा रही है क्लास के प्रति। क्लास में डिफरेंस तो ये आ ही रहा है, कास्ट में भी कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कई कास्ट के ग्रुप्स आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी मिलेंगे, डिफरेंट कास्ट के ग्रुप्स, ठीक है। उनकी सॉलिडारिटी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल आपका कोई यहाँ मूवमेंट चलाते हो तो आपको सपोर्ट फॉरेन कंट्री से भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपका डायस्पोरा है और उस कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो वो जो कम्युनिटी के लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना हो गया, ठीक है। तो कास्ट और क्लास पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट मिलता है। अब देखिए दोनों चीज़ें हैं, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो थॉट प्रोसेस को ऐसा खोल के रखें कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी लिखना है और नेगेटिव इफेक्ट भी लिखना है। ये नहीं कि आप नेगेटिव इफेक्ट लिखते जाएं और पॉजिटिव इफेक्ट को ना लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से इंडियन मूवीज में है, तो जैसे आर्टिकल 15 मूवी आई थी, आर्टिकल 15 मूवीज की वजह से वो बाहर भी गई होगी, बाहर भी उसकी स्क्रीनिंग हुई होगी, तो कास्ट सिस्टम का बाहर भी लोगों को पता चला होगा। तो ठीक है, तो ये कैसे कंसोलिडिफिकेशन होता है कास्टिज्म का, और यहाँ पे अगर कास्ट के प्रति कोई एट्रोसिटीज होती हैं तो वो बाहर कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये फिनोमेना होता है ग्लोबलाइजेशन। रिसेंटली उन्नाव वायलेंस हुई थी, हाथरस का केस हुआ था, वो भी अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट का एक हुआ था, ठीक है। तो उसको कैसे किया जाता है, ठीक है, वो भी एक इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन में। तो कास्ट के प्रति सॉलिडारिटी बढ़ी है कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज तो जरूर हुई है कि कास्ट फिर भी एक फिनोमेना थोड़ा सा क्लास कॉन्शियसनेस थोड़ी ज्यादा होती जा रही है लोगों के बीच में रेदर देन कास्ट में, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने आपको बताए। हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक जरूर फायदा ये मिलेगा कि आंसर राइटिंग के अलावा आप टॉपिक्स भी देखेंगे कैसे कवर होते जा रहे हैं आपके सिलेबस के दौरान। इस सीरीज के माध्यम से आप कहीं ना कहीं आप ये एश्योर रहिए कि आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर लेंगे, और दूसरा साथ सिलेबस के साथ साथ आंसर राइटिंग भी आपको सीखने को मिलेगी। अब इस प्रोग्राम को आपको सबसे अच्छा फायदा अगर आपको उठाना है तो एक चीज आपको जरूर करनी है कि आपको आंसर्स खुद लिखने हैं, ठीक है। उनको घर बैठ के अपने जो ये मॉडल आंसर्स दे रखे हैं उससे इवेल्युएट करें, ठीक है, लेकिन आप उसको लिखे जरूर, क्योंकि बिना लिखे आपको ये चीजें जो मैंने बताई हैं ये अप्लाई एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं हो पाएगी, ठीक है।
कल के वीडियो के लिए आप ट्यून इन रहिए, ये सीरीज अब लगातार आने वाली है जो आपको काफ़ी मदद करेगी आरएस मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, थैंक यू।